नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 21 अक्टूबर 2022 और आज हम करेंगे दो न्यूज़ का एनालिसिस। कल हमने पढ़ा था फॉरेस्ट लेड COP 27 के बारे में और उसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग के टिपिंग पॉइंट्स के बारे में चर्चा हुई थी। आज हम उन टिपिंग पॉइंट्स को बारीकी से पढ़ेंगे। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, एनवायरनमेंट का टॉपिक है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ेंगे बारबरा डी मेटकॉफ के बारे में, ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं उन टिपिंग पॉइंट्स के बारे में जिनकी वजह से हम ये देख पा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकती है। अब फिलहाल हमारी कोशिश ये है, पूरी दुनिया की कोशिश ये है कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रेस्ट्रिक्ट कर दें, रोक दें, ताकि ये और आगे ना बढ़े। अब एक नई स्टडी के हिसाब से फिलहाल ये पाया गया है कि अभी जो करंट एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है पुराने इंडस्ट्रियल टाइम के मुकाबले, अगर हम उसे कंपेयर करते हैं। अब इतना इंक्रीज काफ़ी है कैटास्ट्रॉफिक चेंजेस के लिए क्लाइमेट सिस्टम के अंदर। कैटास्ट्रॉफिक चेंजेस का मतलब है ऐसे चेंजेस जिनकी वजह से बड़े डिजास्टर आ सकते हैं आने वाले समय में। अब देखिए, ये जो स्टडी पब्लिश की गई है ये पब्लिश की है साइंस नाम के एक जर्नल ने, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इस स्टडी में हमें वार्न किया गया है कि देखिए, ये जो टिपिंग पॉइंट्स हैं, कुछ टिपिंग पॉइंट्स का जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है इस 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड में, इतने जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा है इतने में ही हो सकता है कि हम कुछ टिपिंग पॉइंट्स का जो थ्रेशोल्ड है वो अभी तक पार कर चुके हैं। और अगर हमने इसको आने वाले समय में नहीं रोका तो ये सेल्फ परपेचुएटिंग चेंजेस बन जाएंगे। मतलब चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएंगी कि उसके बाद हम चाहे इस टेम्परेचर राइज को रोक भी दें, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर वो चेंजेस शुरू हो जाएंगे और हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे, जिनकी वजह से सीरियस डिज़ास्टर्स आ सकते हैं और पृथ्वी पर रहने वाले लिविंग बींग्स के लिए ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन सकता है। इस रिसर्च के अंदर ये कहा गया है कि हमें अपडेटेड असेसमेंट की ज़रूरत है। जितने भी क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर हम उनके थ्रेशोल्ड से आगे बढ़ चुके हैं और अगर अर्थ का जो सिस्टम है वो चेंज हो चुका है या वो अगर थोड़े बहुत समय में भी चेंज होने वाला है तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो इरिवर्सिबल होगा। उसके बाद हम कितने भी एफर्ट्स कर लें हम इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। अब इस रिसर्च की फाइंडिंग की वजह से जो साइंटिफिक सर्कल है उसमें काफ़ी ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि जो ग्लोबल एफर्ट्स क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हम कर रहे हैं, हमें उन्हें रीअसेस करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हम काम कर सकें। अब देखिए, टिपिंग पॉइंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये टिपिंग पॉइंट्स जो हैं ये बेसिकली क्या हैं, ये जिन्हें हम क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स कह रहे हैं, ये बेसिकली ऐसे मार्कर्स हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो क्लाइमेट सिस्टम है वो बहुत बड़े लेवल पर बदल चुका है, जिसकी वजह से जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है किसी भी चीज़ की वो धीरे धीरे पार होती जा रही है, क्लियर होती जा रही है। और ये बेसिकली नेचर का हम इसे एज अ वार्निंग भी यूज़ कर रहे हैं अपने खुद के लिए। अब ये ऐसे टिपिंग पॉइंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला आपके लिए जो अमेज़न फॉरेस्ट है इसके अंदर फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स आती जा रही हैं। बहुत रिसेंटली बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसके अंदर ड्रॉट्स आती जा रही हैं। जो आपका आर्कटिक सी पे बर्फ़ जमा है वो घटता जा रहा है, उसका जो एरिया है वो भी घटता जा रहा है। एटलांटिक सर्कुलेशन जो है 1950 के मुकाबले अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये स्लो हो चुका है। आपके जो बेरल फॉरेस्ट हैं इनके अंदर लगने वाली आग या फिर जो पेस्ट चेंजिंग है, यहाँ पर रहने वाले कीड़े मकोड़ों की संख्या वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। देखिए, ये जो कीड़े हैं या फिर जो आग बहुत ज़्यादा लगती है, इसका एक सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग ही है। जो कोरल रीफ्स हैं, जैसे आपको पता होगा कि जैसे ऑस्ट्रेलियन उपद्वीप है उसका बहुत बड़ा एक एरिया है जो कोरल रीफ्स पर बना है। ये बहुत बड़े लेवल की जो कोरल रीफ्स हैं वो धीरे धीरे खुद अपने आप मरती जा रही हैं। जो आपके ग्रीनलैंड की आइस शीट है
वो बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा तेजी से घटती जा रही है। इसके बाद है आपकी परमाफ्रोस्ट। देखिए परमाफ्रोस्ट जो है इसे ये वो कही जाती है ऐसी बर्फ जो ढकी हुई है और जिसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही रहता है। अगर ये आपकी पिघलनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि चीज़ें जो हैं वो थ्रेशोल्ड लिमिट से बाहर हैं। आपका जो वेस्ट एंटार्कटिक आइस शीट है ये भी बहुत तेज़ी से पिघलती जा रही है। जो विल्कीज बेसिन है ये ईस्ट एंटार्कटिका का एक बहुत बड़ा रीजन है जहाँ पर आइस जमा होती है, ये भी बहुत तेज़ी से घटती जा रही है, जिसकी वजह से समुद्र का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर आप बात करते हैं कि ऐसे चेंजेस जो विजिबल हैं, आपको बिल्कुल सामने से दिख रहे हैं, उसके अंदर देखिए पिछले 15 सालों में किए गए कई अध्ययनों में ये पाया गया है, ये आइडेंटिफाई किया गया है कि जो डिफरेंट टिपिंग पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक तो ग्रीन आइस की जो शीट है वो धीरे धीरे अलग होती जा रही है, डिसइंटीग्रेट होती जा रही है। जो आपका अमेजोन फॉरेस्ट का कवर है वो बहुत स्पॉन्टेनियस तरीके से बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटा है। जो ग्लेशियर्स हैं उनकी जो आइस है वो पिघलती जा रही है। जितने भी परमानेंट फ्रोजन ग्राउंड्स थे पोलर रीजन के अंदर वो सॉफ्ट होते जा रहे हैं, मतलब उनकी भी जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो गई है। और इसी के साथ साथ आप देखिए अगर जो पोलर रीजन्स हैं जिनके जो बर्फ़ से ढके हुए एरिया हैं इनके अंदर कार्बन स्टोर रहती है। हमने अपनी एक वीडियो के अंदर बहुत ही बारीकी से इसके बारे में पढ़ा था कि जो कार्बन इसके अंदर कैसे स्टोर रहती है, कैसे वो रिलीज होती है। तो ये जो कार्बन है ये कार्बन जमी हुई बर्फ़ के अंदर पानी में स्टोर रहता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के साथ अभी नहीं मिला है। अगर ये भी हमारे एटमॉस्फेयर के साथ मिल जाता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो लेवल है वो कितनी जल्दी और कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। अब जो जितने भी टिपिंग पॉइंट्स हैं अगर आप इन्हें कोरिलेट करते हैं तो ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और सभी का कारण है अलग अलग स्तर पर बढ़ता हुआ टेम्परेचर। अब देखिए इस ग्राफ में ये एक लिस्ट दी गई है कि जो क्लाइमेट चेंज के टिपिंग पॉइंट्स हैं वो कितनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया की पूरी दुनिया में जितनी भी ये जो गर्मी बढ़ती जा रही है, हीट जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर आप बात करते हैं ग्रीनलैंड आइस शीट की जो कोलैप्स होती जा रही है धीरे धीरे, अब इसके अंदर आप देखेंगे ये पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स हैं कि हमें इस लेवल से चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने देना है। ये जो आपका ऑरेंज कलर की जो लाइन आप देख रहे हैं इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम दिया हुआ है। इसके अंदर ये कहा गया है कि ये आपके टिपिंग पॉइंट्स हैं, मतलब ये जो लेवल है जहाँ तक ये एग्जिस्ट करते हैं ये मैक्सिमम है और ये टिपिंग पॉइंट है। अगर इससे आगे चीज़ें बढ़ती हैं तो आप इसका मतलब ये मान लीजिए कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। और ये सभी का एवरेज निकाल कर हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है इस सभी का एवरेज निकाल कर वो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर फिलहाल है 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो बढ़ा है। अगर ये थोड़ा और भी बढ़ता है तो जो चेंजेस हैं वो इतने ड्रास्टिक होंगे कि ये पृथ्वी पर रह रहे लिविंग बींग्स के लिए ये डिज़ास्ट्रस होंगे। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके टिपिंग पॉइंट्स कहाँ हैं, कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें जो इतने ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुके हैं कि आने वाले समय में वो हम क्रॉस कर चुके होंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा अगर हमने अपनी पॉलिसीज़ को नहीं बदला और एग्रेसिव पॉलिसी ना अपनाई क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। अब देखिए जो टिपिंग पॉइंट्स फिलहाल जिनके ऊपर काम किया जा रहा है, जैसे जो राइजिंग टेम्परेचर है ये लार्ज स्केल पर चेंजेस लेके आ रहा है आपका क्लाइमेट सिस्टम के अंदर। जितनी भी ग्लेशियर की बर्फ़ है वो सब धीरे धीरे मेल्ट होती जा रही है और बहुत इंटेंसिफाइड तरीके से। आर्कटिक आइस जो है वो थिन होती जा रही है, पतली होती जा रही है। जो आपका समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये देखिए थियोरेटिकली ये पॉसिबल है कि हम कुछ समय के अंदर हम इन चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन आईपीसीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीसीसी का मतलब है आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके मुताबिक जो इसकी असेसमेंट रिपोर्ट आई है इनका ये कहना है कि जो हमारे करंट लेवल के एफर्ट हैं अगर उनके हिसाब से ही हम चलें तो 2100 तक हम 2 डिग्री से भी ज़्यादा वार्मर हमारी पृथ्वी जो है वो हो जाएगी। अब इनका कहना ये है कि कई टिपिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और ये ऐसे टिपिंग पॉइंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इनका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है या ये ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहला है जो आपकी ग्रीनलैंड की आइस शीट है जो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रही है, मतलब
फट रही है, अलग हो रही है। दूसरा जो आपके परमाफ्रोस्ट है, ऐसा बर्फ जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का टेम्परेचर रखती है, ढकी हुई बर्फ रहती है, ये भी पिघल रही है। दूसरा जो आपका ओशन का सर्कुलेशन है और ओशन के अंदर बढ़ता हुआ तापमान, आपके जो मॉनसून के अंदर चेंजेस हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहे हैं। अमेजोन रेन फॉरेस्ट में होने वाली बारिश कम होती जा रही है, इसका भी डायरेक्ट हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से फर्क इनके ऊपर इन चीज़ों के ऊपर पड़ता है। जो एंटार्क्टिक आइस शीट है वो पतली होती जा रही है, कोरल रीफ्स जो हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, अपने आप ही मरती जा रही हैं। अब देखिए जो परमाफ्रोस्ट है ये थ्रेट में है, मतलब ये खतरे में है। अब इसका खतरे में रहने का एक बहुत बड़ा, इसकी वजह से बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। देखिए परमाफ्रोस्ट जो है ये बेसिकली एक लेयर रहती है, आप इसे ऐसे मानिए कि ये आपकी बर्फ है। अब इस बर्फ के ऊपर एक लेयर जमी हुई है और ये जो बर्फ है ये आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर में होती है। अब अगर आपकी ये लेयर हट जाए और ये बर्फ पिघल जाए तो इसके नीचे जो स्टोर्ड कार्बन है वो सारा कार्बन आपके एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व हो जाएगा, मिल जाएगा। और जैसे ही वो उसके अंदर मिलेगा, कार्बन के मिलते ही जो टेम्परेचर है वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ऐसा माना जाता है कि परमाफ्रोस्ट लेयर 1700 बिलियन टन के जो कार्बन है उसको होल्ड किए हुए है। और इसके अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, इसके अंदर मीथेन गैस भी है। अगर हम कंपेयर करें जो हमारा ग्लोबल एमिशन है कार्बन का एक साल के अंदर, वो आपका 40 बिलियन टन है। तो अगर ये परमाफ्रोस्ट पिघलती है तो इससे होने वाले कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज, मतलब ऐसा डिजास्टर जिसको रोका नहीं जा सकता, आप इमेजिन कर सकते हैं इसके बारे में। अगर एक बार ये टिपिंग पॉइंट्स क्रॉस हो गए तो उसके बाद जो हमारा सिस्टम है वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा, मतलब वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए खुद से चेंजेस करना शुरू कर देगा। अब ऐसे जो चेंजेस होंगे वो ह्यूमन लाइफ के लिए और लिविंग बींग्स के लिए तो बिल्कुल भी उचित नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा नुकसान होगा लोगों को जो यहाँ पर इस दुनिया में रह रहे हैं, लिविंग बींग्स को, चाहे वो जानवर हो इंसान हो। अब ऐसे में ये जो सिस्टम है अगर हमने इसे अभी कंट्रोल नहीं किया तो बाद में हम इसको रोक भी नहीं पाएंगे। और अगर ये एक बार क्रॉस हो गया तो उसके बाद हम ग्लोबल टेम्परेचर को कितना ही रोक दें, ये सिस्टम एक्सिस हो जाएगा, ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब जो आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इसकी 6th असेसमेंट में कुछ सजेशंस दिए गए हैं। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो टिपिंग पॉइंट्स हैं वो जब हम 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में बढ़ेंगे वो टिपिंग पॉइंट्स क्रॉस हो जाएंगे। तो हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अपने पॉलिसी को इस तरीके से बनाने की ताकि वो थोड़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिव बन सके, हम एक अपने एफर्ट्स को इंक्रीज़ कर सकें ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। हमें ऐसी स्टडीज़ के इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है जिससे इफ़ेक्टिव जो राइजिंग टेम्परेचर है हम उस राइजिंग टेम्परेचर के इफ़ेक्ट्स को कम से कम कर सकें। जितनी भी देश हैं उन्हें अपना एम्बिशन बढ़ाने की ज़रूरत है उनके क्लाइमेट एक्शन को ध्यान में रखते हुए, ताकि आने वाले समय में ऐसे कैटास्ट्रोफिक चेंजेस से बचा जा सके। और कहीं ना कहीं देखिए जो यूक्रेन वॉर अभी चल रहा है इसकी वजह से एनर्जी सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हुई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो प्रोग्रेस है वो स्लो डाउन हो गई है। अब ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे क्लाइमेट चेंज पर डालेगी। अगर हम बात करते हैं भारत की कि भारत पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखिए ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस बढ़ने से 1 मीटर का राइज होगा सी लेवल में, जिसकी वजह से 7.1 मिलियन पीपल मात्र भारत में बेघर हो जाएंगे। जो ये 6th असेसमेंट है IPCC की, इन्होंने इस साल की शुरुआत में जो अपनी असेसमेंट दी है, इन्होंने ये कहा है जो ग्लोबल एमिशंस है ग्रीन हाउस गैसेस के वो पीक पर पहुंच जाएंगे 2025 तक। हमें उन्हें 43% तक रिड्यूस करने की ज़रूरत है, जो हमारा करंट लेवल चल रहा है 2030 तक। अगर हमें इसे रोकना है और हमें अपना जो टारगेट है कि हम इसे 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, तो हमें इसे 43% कम करना होगा 2030 तक। अब बात करते हैं दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए इस साल का इंटरनेशनल सर सैयद एक्सीलेंट अवार्ड घोषित कर दिया गया है और ये सम्मानित किया गया है बारबरा मैटकॉफ को। बारबरा मैटकॉफ जो एक अमेरिकन हिस्टोरियन है, इंटरनेशनली एक्लेम्ड स्कॉलर हैं साउथ एशियन हिस्ट्री और इस्लाम की, इन्हें ये सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है 2022 का। ये एनुअल अवार्ड है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं वो सर सैयद अहमद खान हैं। ये उनके जन्मदिन पर दिया जाता है। इस बार AMU
2005वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रही है सर सैयद साहब की। देखिए, हर साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये 2 अवार्ड जो है वो देती है, एक इंटरनेशनल लेवल पर और एक नेशनल लेवल पर। अब उसके अंदर इन्होंने कुछ स्कॉलर्स को नोटेड किया था, कुछ स्कॉलर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को जो सेमिनार्स पर बनाती हैं इन द एरियाज रिलेटेड टू सर सैयद की जो स्टडीज़ रही है, साउथ एशियन स्टडीज़ को लेकर, मुस्लिम इश्यूज़ को लेकर, लिटरेचर, मिडेवल हिस्ट्री, सोशल रिफॉर्म्स, कम्युनल हार्मनी जो है, जर्नलिज्म है और इंटरफेथ डायलॉग्स हैं। अब इसके लिए जो अवार्ड दिया जाता है, जो इस बार मेटकॉफ को दिया गया है, ये कैरी करता है 20 लाख रुपए का प्राइज़। जो नेशनल अवार्ड ये देते हैं वो उसके अंदर रहता है 10 लाख रुपए का प्राइज़, जो कि इस बार दिया गया है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को, जो नई दिल्ली में स्थित है। अगर हम बात करें इस अवार्ड की तो ये दिया जाता है सर सैयद अहमद खान के ऑनर में, जिनका जो टाइम पीरियड रहा है, जो इस पृथ्वी पर रहे हैं, वो रहे हैं 1817 से 1898 तक। ये एक फॉरमोस्ट सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्मर रहे हैं मॉडर्न इंडिया के। इन्होंने मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की फाउंडेशन की थी। इन्होंने ये फाउंड किया था 1875 में, जो कि इन्फ्लुएंस था मेनली ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ये चाहते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करें और जो भारतीय लोग हैं वो वेस्टर्न नॉलेज को उनकी खुद की भाषा में सीखें। इसी के साथ साथ थोड़ा बारबरा मेटकॉफ के बारे में जान लेते हैं, जिन्हें ये इंटरनेशनल सर सैयद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, प्रोफेसर एमेरिटा जो हैं ये हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाती हैं, डेविस मेटकॉफ। इन्होंने बेसिकली अपनी जो पीएचडी है वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से कंप्लीट की है 1974 में। इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन, जब ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो इन्होंने डेवलप किया था अपना एक इंटरेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, वो भी साउथ एशिया उलेमा में, मतलब रिलीजियस स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम जिन्हें कहा जाता है। 19वीं सदी में फाउंडेड देवबंद के अंदर जो एक रिफॉर्मिस्ट रिलीजियस सेमिनरी है, जिसे मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स ऑफ देवबंद कहा जाता है, इनकी जो पढ़ाई रही है, इनकी जो डॉक्टरेट रही है, वो उनकी हिस्ट्री पर रही है। अब इन्होंने जो फाउंड किया है, अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन के हिसाब से इनका जो वर्क है उर्दू राइटिंग में उलेमा की, इन्होंने ये दर्शाया है कि ये जो देवबंद के मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स हैं ये ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है, ना ही ये फंडामेंटलिस्ट हैं। इन्होंने ये कहा है कि बल्कि ये ज़्यादा और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्चुअल और इंस्टीट्यूशनल वर्ल्ड है। मेटकॉफ ने बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ प्रेसिडेंट भी सर्व किया है 2010 और 11 में। मेटकॉफ की जो राइटिंग है ये बेसिकली कंट्रीब्यूट करती है ये समझने के लिए कि भारत का इतिहास कैसा रहा है। ये हमारी मदद करती है ताकि हम पाकिस्तान की मुस्लिम पॉपुलेशन को समझ सकें, स्पेशली कॉलोनियल पीरियड के समय। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आपके अगर कोई सजेशंस हैं या आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।